जब उन्होंने ईरान के स्कूल को अटैक किया था तो ईरान में क्या सिचुएशन थी तब? तो उसकी वजह से बहुत लोगों को टेंशन हो गई थी। सबसे डेंजरस क्या लगा आपको ड्यूरिंग वॉर? जब हमको सबको पता चला कि खोमेनी साहब हो गए थे शहीद, जो ही उसने खिड़की खोली वहाँ से हमको एक मिसाइल की विसल आई थी। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो सभी 90 स्टूडेंट्स आए, एक दो शायद बचे हुए। एम्बेसी ने कहा खुद के पैंस हुए। हाँ, लगभग सबको कोलैटरल डैमेज आया था। वहाँ पे एयरपोर्ट के पास ही एक अटैक हुआ था। वन टॉक्स पॉडकास्ट शो के स्पॉन्सर हैं स्काई क्लासेस, जहां आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन सकता है कोचिंग लेके, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो या जे की हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। वेलकम टू वानी टॉक्स पॉडकास्ट शो। जैसे आपको सबको मालूम है कि हम आप तक वो स्टोरीज पहुंचाते हैं, बातें पहुंचाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है। चाहे वो किसी की कहानी हो, चाहे वो किसी का इंटरव्यू हो या किसी चीज़ के रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन हो, हमेशा आप तक हम बेस्ट से बेस्ट पहुंचाते हैं। जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है वो बहुत ही खास है, यंग है, डॉक्टर साहब है। पहले मैं आप सब लोगों को उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मूसा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छे से है। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। अब कश्मीर आके कैसा लग रहा है? बहुत रिलीफ हुआ था आते हुए कश्मीर। जो बोझ था दिल पे, दिमाग पे, कंधों पे, वो सारा एक तो घर वालों से भी उतरा था और मेरे से भी उतरा था। मैंने इनको क्यों कहा कि कश्मीर आके आपको रिलीफ हुआ कि नहीं, बिकॉज अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है वर्ल्ड में, जो अभी वॉर की सिचुएशन है, मैं कहूँगा कि ये एक विक्टिम था उसका। बिकॉज अभी ये MBBS परस्यू कर रहे हैं और वो भी कहाँ, ईरान में, उर्मिया में। और आपको मालूम ही है कि ईरान में कैसी हालत है। ये उस वॉर के सर्वाइवल से, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इनकी स्टोरी, ये कैसे बचे, कैसे वहाँ से यहाँ आए, क्या क्या फेस करना पड़ा इनको वहाँ, हालात वहाँ कैसे हैं, मैंने सोचा ये स्टोरी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो पहला मैं यही बोलूँगा कि क्या फील हो रहा था जब ये वॉर स्टार्ट हुआ? पहले क्योंकि हमने ऑलरेडी वो 12 डे वॉर का किया था सीन, तो हमको लगा था ये कुछ वैसा ही होगा। हमको ज़्यादा ये नहीं थी उम्मीद कि कुछ एस्केलेट हो जाएगा या कुछ इसको जाएगा। इवन तो हमको इससे पहले भी वो एक महीने पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वहाँ पे, उधर भी हालात उसके हिसाब से ख़राब थे जी। फिर एडवाइजरीज वगैरह निकले थे, तो बट हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। इवन तो हम चाहते थे निकलना, बट हमको यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि फ़िलहाल के लिए उर्मिया में हालत ख़राब नहीं है, तो हम आपको अभी जो तुम लोगों को जो एग्ज़ाम्स है, जो तुम लोगों को अभी वार्ड से स्टार्ट, वो जारी रखो। सो हमको फोर्सफुली उधर रहना पड़ा। एक महीने तक ठीक रहा था सब कुछ, इंटरनेट विंटरनेट मुश्किल से कनेक्ट हो रहा था, एंड हमको लगा था कि टॉक्स है रहे तो यू नो व्हाट, मे बी शायद बेहतर होंगे कुछ। फिर वार्ड में ही थे हम, स्टार्ट होने वाला था हमको, तो वहाँ पे आई न्यूज़, खबरें आई थी कि अटैक हुआ था। अटैक होगा। हाँ, तेहरान में हुआ अटैक। सही। तो उसके 1 घंटे बाद हमको छुट्टी मिली, सबको निकाला वहाँ से वार्ड से, बोला था तुम लोग घर जाओ। फिर तब भी मेजॉरिटी ऑफ द जो बचे थे उनको लगा था कि कुछ नहीं होगा, पिछली बार की तरह भी 12 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो जी। दे वर बीइंग क्वाइट होपफुल। पिछली बार वो हुआ था जो उन्होंने बाल जलाया था, वो ऐसा नहीं, वो था प्रोटेस्ट के टाइम पे, प्रोटेस्ट के लिए। जनवरी के टाइम पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो 12 डे वॉर था ना पिछले साल। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तब भी हमको लगा था ये कुछ वैसा ही हो जाएगा, बट फिर एज द डेज वेंट ऑन और चीज़ें बुरी हो रही थी फिर, लेकिन तब भी लोग फिर भी थोड़े ये थे कि कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक फिर एक गिरा था शाम को हमारे पास ही। ओ, उर्मिया में गिरा हाँ, था? उर्मिया में ही गिरा था, लेकिन कहीं पे दूर। तब सब लोगों को लगा था ना कि कुछ हो रहा है। फिर हमने लगाई थी एम्बेसी को कॉल कि हमको यहाँ पे अटैक हुआ है वगैरह, तो हम क्या करेंगे। तो उसने फ़िलहाल के लिए बोला था कि अभी हमको एज येट कोई इवैक्यूएशन प्लान फॉर्म नहीं कर सकते हैं, अगर आप सेफ़ हो अपनी जगह पे तो इफ़ पॉसिबल उधर ही रहो, वी विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन कि क्या हो जाएगा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब पहला वॉर स्टार्ट हुआ था, 12 डेज वॉर जो हुआ था, तो तब कितनी घबराहट आप लोगों में हो गई, और ख़ासकर कितने स्टूडेंट्स थे तब वहाँ? और ये भी था कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, मैक्सिमम यही कह रहे थे कि रिजीम चेंज होनी है, रिजीम चेंज होनी है। और वो कैसा रहा आप लोगों के लिए? जब 12 डे वॉर था तब घबराहट थी ही नहीं कोई, क्योंकि ऑल वी सॉ इज जस्ट मिसाइल्स उड़ रहे थे इधर उधर। तो मिसाइल्स देख रहे थे आप? हाँ, वो दिख रहे थे कि कैसे ड्रोन्स और मिसाइल्स उड़ रहे थे वहाँ पे।
तो बस इतना ही दिखा था। हमारे सिटी में तो वैसे कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल थी ज़िंदगी वहाँ पे। तेहरान से उर्मिया कितना दूर है? लगभग 800 किलोमीटर दूर। 800 किलोमीटर। तो क्वाइट फार अवे, तो उसको इसलिए हमारे हिसाब से हम सेफ थे, तो हमको उतनी घबराहट थी नहीं। फिर हमको एक दिन आया था सुबह एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा, उसने बोला कि हमको इवैक्यूएशन हो जाएगी, तो उस हिसाब से फिर हमने तैयारी की और हम निकले। फिर इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी सिंपल। लेकिन जो इधर अब का हालात हुआ था, इट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हालात और बिगड़ गए थे। हाँ, और वहाँ पे मोबिलाइज करना भी इनको मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे नहीं वहाँ पे फंसे हुए थे। वहाँ पे एक तो गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग भी थे, और हमारे जो ईरान में थे वहाँ पे दूसरे भी जो ट्रैवल करे थे इसके लिए, ज़ियारत के लिए, उनको भी वो भी उधर ही फंसे हुए थे। तो जो कश्मीर के मैक्सिमम जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स है, कितने फंसे हुए थे वहाँ? लगभग 90 स्टूडेंट्स थे। वो सभी 90 स्टूडेंट्स आए? हाँ, सभी वहाँ पे। अभी कुछ एक दो शायद बचे हुए अभी है वहाँ? बट उर्मिया के ही। हाँ, फिलहाल के लिए अभी है, उनको शायद आ रहा है अप्लाइड। आई एम नॉट एग्जैक्टली इन्फॉर्म्ड उनके बारे में। जो अब बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में थे वहाँ पे लगभग 200 से 300 बच्चे हैं, वो भी अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको निकाल रहे हैं अजरबैजान के थ्रू, और वहाँ पे अब इनको बॉर्डर पे इश्यूज हो रहे हैं। जब खुमैनी साहब शहीद हो गए, तो आप मुझे बता दो कि तब क्या सिचुएशन थी ईरान में, और जो प्रोटेस्टर्स कर रहे थे, क्या वो उनके साथ थे या वो उनके अगेंस्ट थे? जब पहले हो गए थे प्रोटेस्ट स्टार्ट, उनको यही था कि रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ या इन्फॉर्मेंट्स हो गए थे, या हमको बोला गया था वहाँ पे ईरान में भी के थ्रू कि ये जो है ये सारे मोसाद के एजेंट्स थे, CIA के एजेंट्स थे, बट उसी हिसाब से वो बोल रहे थे कि उन्होंने इंस्टिगेट किया था। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे, जहाँ तक मैं बात भी कर रहा था उनके साथ, जो देवर नॉट, वो उनको मसला कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं था, वो खुश थे अपने हिसाब से। उनको बस गुस्सा था। कितने लोग खुश थे, मतलब परसेंटेज आई से अबाउट 60 to 70 लोग जो खुश थे गवर्नमेंट के साथ? हाँ, उनको कोई इश्यूज नहीं थे। बाकी फिर जो थे उनको था कि चाहे थे डेमोक्रेटिकली इनको एक लीडर इलेक्ट किया जाए, इनको वो आयतोल्ला या सुप्रीम लीडर जैसे कोई हिसाब नहीं था, इनको इस्लामिक नहीं ज़्यादा चाहिए था। बट वो एज वे कैन से वो टर्किश वगैरह, नॉट रियली ईरानियंस थे। अब जब प्रोटेस्ट हुए थे स्टार्ट वहाँ पे, तो हमारे भी तब भी पुलिस खड़ी थी, बट उतना नहीं हालात ख़राब हो गए थे जितना हमको लग रहा था दूसरे इलाकों में, तेहरान में या कोई बड़े शहर में था। फिर उसके बाद जब हमको सबको पता चला कि खुमैनी साहब हो गए थे शहीद, तब सीधे सबको आया समझ कि ये अब कोई छोटा मामला नहीं है, सही। ये बड़ा हो जाएगा उसको, और हम अगर हो सके हमको निकलना है यहाँ से। फिर वही बाकी जो हम 12 दिन वहाँ पे फंसे हुए थे, तो वो इसी में था कि हम निकले कैसे यहाँ से। हालात ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये तो फिर ईरानियन लोग जो थे वो सारे फिर सॉलिडारिटी हो गई थी कि हमारे लीडर को क्यों मारा है, अब हम आप लोग सबके खिलाफ है। फिर उसके बाद जो 60% थे वो 80-90 में बदल गए। हाँ, वो 80-90 में बढ़ गए कि क्यों हमारे खिलाफ इतना ये कर रहे हो जुल्म, कि हमने कुछ किया ही नहीं है। बट हमारे सिटी में उस हिसाब से तो कहेंगे वो बहुत ही क्वाइट ही है, क्योंकि वो बहुत दूर है। बट उधर भी ये दिखने को मिले थे। वहाँ पे भी कभी कभार जुलूस से भी निकलते थे, तो लोग भी जमा हो रहे थे। फिर एंड दी एंड, फिर जब सबसे एट द पीक वहाँ पे जो हुआ था, वहाँ पे बॉम्ब्स बहुत गिर रहे थे। हाँ, और जब आप मतलब ये स्टार्ट हुआ वार, हाँ, और जब आप सायरन सुनते थे, सायरन्स वहाँ पे नहीं आए थे। उर्मिया में नहीं, तेहरान में वहाँ के मुझे वीडियोस मत आई है। उर्मिया में सायरन्स नहीं थे। हाँ, उर्मिया में सायरन नहीं थे। या आपको एडवाइजरी पेश की गई कि आपको अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, या वैसा कुछ किया गया? हाँ, बस एडवाइजरी फिलहाल के लिए दी गई थी तब कि अंदर ही रहो अंटिल फर्दर नोटिस। तो वी वर फॉलोइंग दैट। ईरान के रिलेटिव सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपको? ईरान के रिलेटिव वहाँ पे एक तो लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, और वहाँ पे इन द सेंस रहना भी इट्स वेरी पीसफुल देयर ईरान में। हाँ, लोग किस हिसाब से मतलब अच्छे हैं वहाँ? उस हॉस्पिटैलिटी सेम लाइक कश्मीर। हाँ, अगर मिलेंगे उनको पता चलेगा कि तुम फॉरेनर हो या कुछ, वो हमेशा या तो घर पे इनवाइट करेंगे, या तो जो मदद कर सकते हैं वो मदद प्रोवाइड करेंगे, या अपने शहर के बारे में भी बताएंगे कि ये वैसे है, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। एंड जो बहुत देखने को मिला था कि उनको अगर पता चलता है कि इंडियन स्टूडेंट है, वो उसको बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम लोग पे मत करो, हमसे ही, हमारी तरफ से है, तुम लोग हमारे गेस्ट हो, तो हम तुम लोगों से कोई पैसे नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा वो काम। अच्छा, मैं आपने जो सिचुएशन है वहाँ की वो सब देखी है। कितना टाइम हुआ आपको ईरान में? लगभग 3.5 years। 3.5 years। और जैसे आपको मालूम है कि हमें यहाँ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आपने वहाँ वो डिफरेंस देखी? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। वहाँ पे लोग बहुत
लग ही नहीं Peaceful रहा था कि जैसे कोई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, या पीसफुल था उधर। हो सकता है छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में, बट एज अ होल वहाँ पे उतना दिख नहीं रहा था, वो इतना ब्लेटेंट नहीं था कि वहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे बहुत यूनिटी में बिलीव हाँ करते थे। यूनिटी थे। और ये भी है कि किसी ने जो लोकल्स है वहाँ जब वॉर स्टार्ट हुआ, जैसे आप देखो कश्मीर में अगर कुछ यहाँ होता है तो हम उनको अपने, जैसे अभी वो पहलगाम का किस्सा हुआ था, फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, या हमने जो है ना वो उनको अपने घर में जगह दी। डू यू थिंक ईरानियन लोग ऐसा करते हैं वहाँ जब वॉर स्टार्ट हुआ? हाँ वो तो डेफिनेटली करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको है कि ये हम इंसान जैसे इनको देखते हैं, सो उस हिसाब से वो उनको वैसे भी ट्रीटमेंट देंगे, जितना अच्छा, जितना हॉस्पिटेबल हो सके, जितना काइंडनेस वो दिखा सके, वो उतना दिखाते ही है अपनी जगह पे। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये भी जब खुमानी साहब शहीद हुए, फिर जब हालात बदतर हो गए थे, तो तब आप लोगों को क्या लगा था? पहले कुछ दिनों में हमको सीधे लगा था कि हमको निकलना है यहाँ पे। ये वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन हो जाएगा तो हम रहेंगे यहाँ पे, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सारा। हमको यही था दिमाग में कि निकले कैसे। पहले एटलीस्ट 1 हफ्ता हम करे थे। एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया कुछ? हाँ वही, हम उनको कांटेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे लगभग हर दिन कि आप बताए कि हमको क्या करना है, क्या एडवाइजरी है, कि इवैक्यूएशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो वो हमको एडवाइस यही कर रहे थे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि अंदर ही रहो अंटिल वी एडवाइज अ प्रॉपर प्लान। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि हम इधर क्यों रह रहे हैं कोई यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हमको नहीं बता रहे थे कि होगी या नहीं होगी। वो बोल रहे थे कि आप बस अंदर ही रुको। मतलब वो ज़्यादा आपको नहीं बोल रहे थे, हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे आपको ज़्यादा? यस वो बस बोल रहे थे कि फ़िलहाल के लिए फॉर आपकी सेफ्टी के लिए आप अंदर ही रहो अंटिल हम आपको प्रॉपरली एक इवैक्यूएशन ये करेंगे। प्लान हाँ। प्रिपेयर करेंगे। तो फिर हमने इनको एडवाइस यहीं से बोला था कि अगर हम खुद के पैसों पे भी निकल सकते हैं तो हम निकलेंगे, अब बस हमको मदद करो कि ये बस कोई बॉर्डर के थ्रू जो वीज़ा मिले और वहाँ हमसे क्रॉस करे। तो फिर कुछ दिन वहाँ पे रहे उस पे हिसाब से कि इंश्योरिटी नहीं थी। फिर एंड पे अबाउट आई थिंक 6 मार्च को उन्होंने बोला था कि हम आपको आर्मीनिया के थ्रू ले जा सकते हैं, अगर आप खुद के पैसों पे टिकट विकट बुक कर सकते हो तो हम ले जा सकते हैं, बसेस प्रोवाइड करेंगे। एम्बेसी ने कहा खुद के पैसों पे? हाँ और जो गवर्नमेंट है वो नहीं लाएगी? हाँ, जो गवर्नमेंट पे नहीं, क्योंकि हमने उनको खुद बोला यहीं से कि अगर हम खुद के पैसों पे भी निकालने के ऑब्वियसली लिए उनको रेडी भी फ़ायदा हुआ कि हाँ। खुद के पैसे से जा रहे हैं तो। और हमको भी ये थोड़ा था कि चलो कहीं जहाँ मतलब जान बची तो लाखों पाए, हाँ, वो कहते हैं ना। वो भी है। वहाँ पे एक मुझे किस्सा याद है, एक बंदा आया था, वो टिकट जब हम देख रहे थे तो जूनियर ही किया आया था हमको पूछने की टिकट्स कितने के हुए थे। तो इनिशियली वो 40,000 के थे, फिर वो बन गए लगे अराउंड 50-55 के। तो सब तो तैयार थे क्योंकि उनको पता है को निकलना है। अब वो जूनियर बोल रहा था वहाँ से कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। थोड़ा वो ये किस्सा गया इस बात पे। तो क्यों? फिर लाइक प्राइसेस बढ़ गए थे तो उसको थोड़ा था कि वो भी होता है ना बच्चों को कि हाँ हमको ऑब्वियसली बोझ नहीं बनना है पैसे पेरेंट्स पे कि इतने पैसे टिकट के। तो फिर हमने एक सीनियर था मेरा, उसने इसको बताया था कि जब तुम इधर रहोगे फिर तुम्हें इधर मिसाइल गिरेगा यहाँ पे कहीं पे, फिर तुम्हारे बॉडी को वापस लेने के लिए 1-2 लाख लगेंगे, फिर तब क्या करोगे। वो 5 मिनट सोचा, फिर बोल चलो मेरी भी टिकट बुक करो। उधर ही उसको चेंज हो गया था। नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि अब ये भी देखना होता है ना कि पैसा सब कुछ हाँ होता वही है, तो। ये भी देखना होता है। वह नहीं, वहाँ पे जो बच्चे थे वो भी रेडी थे कि अगर किसी को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है तो वो रेडी थे कि अब अपने तरफ से उनको मदद करेंगे। फिर जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो सब ने अपने अपने जितना वो हो सके उसने बोला था कि हम दे देंगे उन बच्चों को जिनको ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे थी कि यूनिटी और सॉलिडारिटी यूनिटी बच्चों थी। के बीच में कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हेल्प है तो जो कर सकता है हेल्प वो कर लेगा हेल्प। और यूनिवर्सिटी ने कोई हेल्प नहीं की आप लोगों की? और यूनिवर्सिटी ने मेनली बस डॉर्मेटरी जो थी वहाँ पे वो प्रोवाइड की थी, फूड वूड प्रोवाइड फ्रूट की? वूड वो भी प्रोवाइड कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि पहले दिन से ही कि अगर आपको एम्बेसी से बात कीजिए, जिस बॉर्डर तक आपको चाहिए हम आपको ट्रांसपोर्टेशन उधर तक पहुंचाएंगे बिना किसी कॉस्ट के। सबसे ज़्यादा हालत कहाँ ख़राब हुए? वो तो तेहरान में ही थे, तेहरान में? अनडाउटली तेहरान में जो बिफोर लीविंग वहाँ पे जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी वहाँ पे, ऐसे लोग वहाँ पे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, वो इन कंपैरिजन टू उर्मिया वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ था। उर्मिया में एटलीस्ट निकल सकते थे बाहर, इतना नहीं था कि हर दिन कुछ ना कुछ गिर रहा था। वहाँ पे कुछ ब्रेक्स भी थे बट या हालात वहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब थे तेहरान में? हाँ। और जो फूड सप्लाईज थी हाँ। या बाकी थे वो सब मिल रहा था वहाँ पे? मिल रहा था बट मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे प्राइस फिर उनका बहुत स्पाइक हुआ था, उस पर चावल भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था।
और तेल भी, वो तो पहले से ही जब प्रोटेस्ट के टाइम पे ही हुआ था, तेल और सो सारे खाने वाने की चीज़ें थी महंगी हो गई थी। वह वॉर के टाइम पे उनको सप्लाई नहीं आ रहा था फॉर कुछ देरों के लिए, तो लेकिन हम वही रिलाई कर रहे थे, एक तो ऑलरेडी जो वहाँ पे पहले स्टॉक थे हमारी, और जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी थी खाना उसी पे, तो वो जो दिन निकाले थे उसी पे निकाल के रखे थे फिर। और जो आप बोल रहे हो कि सप्लाईज नहीं आ रही थी, वो नहीं आ रहे थे, कोई दिन गया कि सप्लाई के बगैर आप लोगों ने रात काटी हो, मतलब खाने के नहीं बगैर? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं था, खाना तो वहाँ पे अवेलेबल था सबको, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले से ही चावल वावल ला के रखे थे, तो अगर ज़रूरत पड़ी थी तो वो वही खा रहे थे। तो और वहाँ पे बेसिक सब्जियाँ मिल रही थी, बेसिक रोटी मिल रही थी, तो लोगों ने गुजारा किया था। फिर इन दी एंड यूनिवर्सिटी भी जो खाना प्रोवाइड कर रही थी ऑलमोस्ट एवरी डे, तो उस पर भी गुजारा हुआ था, एंड इट हेल्प्ड कि रमज़ान के टाइम पे था तो हमको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जी। आपकी पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? फ़िलहाल के लिए तो 1 महीना ज़ाया हुआ, टेक्निकली 2 महीने, क्योंकि नहीं, पिछले साल भी तो आप आए वापस। पिछले साल भी वहाँ पे भी 1 महीना हुआ था एक्सटेंड। अब इस साल भी 2 महीने हो गए ज़ाया। अब वॉर ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो अभी पता नहीं और कितने महीने निकलेंगे। उतना फूड का ये इम्पैक्ट नहीं पड़ा आप लोगों का? हाँ, इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर थोड़ा और रह सकते थे, क्या पता होता मत ना, बट जो 2 हफ्ते प्रोवाइड किया था यूनिवर्सिटी ने भी, और जो वहाँ पे रह भी गया था लोगों से, तो वो खींचा गया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वॉर? क्या होगा? अनजस्टिफाइड बहुत था वो, क्योंकि तब तो पीस टॉक्स हो रहे थे, एंड पीस टॉक्स के टाइम पे ही उनको किया था ये, तो इट वाज वेरी अनजस्टिफाइड। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, बेस्ड ऑन द न्यूज़ जो रिसीव हो रही है अभी, आई डोंट फील लाइक वॉर एटलीस्ट इन 2 महीनों में या 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। कितना टाइम चलेगा? अगर आप, क्योंकि आप वो देख के आए हो। हाँ, तो क्या लगता है वो? बेस्ड ऑन करंट ग्लोबल अफेयर्स, आई डोंट थिंक ये एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने तक खिंच जा सकता है, अनलेस अनटिल यूएस सीधे मानेगा कि ठीक है, जो ईरान हमको बोल रहा है ये अग्रीमेंट्स, उसी हिसाब से हम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इनको। तो अनलेस दे अनटिल दे डोंट एक्सेप्ट, तब तक ये वॉर कंटिन्यू रहेगा। एंड बेस्ड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, कितना वो कर सकता है इसको बर्दाश्त, इस ऑयल प्राइसेस को एंड वगैरह, तो आई थिंक 3 से 6 महीने तक तो आराम से हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ मूसा भाई, ड्यूरिंग वॉर जब आप स्टडी कर रहे थे, तो माइंड, आपका मेंटल पीस कितना ख़राब हुआ गया था? क्योंकि ड्यूरिंग वॉर तो जब हम बैठे थे, तब तो यूनिवर्सिटी सीधे बंद हो गई थी। फुल? हाँ, फुल। आप डोरमेट्री में थे? डॉर्म में ही थे। हमको सीधे बोला गया था कि 4 अप्रैल तक छुट्टियाँ हैं, छुट्टी है। बंद है सब कुछ। तो तब तो वहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ाई हो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो गए थे सारे, ना इंटरनेट चल रहा था, ना वहाँ पे कुछ लाइक शोर बहुत था, ना सो पा रहे थे, क्योंकि जब जो ही वो बॉम्ब्स गिरे थे 1-2, तब से बहुत सारे लोगों का मेंटल पीस ख़त्म हुआ था। मेनली क्योंकि जब भी रात को हमको ये था कि एट अराउंड 2 AM कोई ना कोई प्लेन गुजरेगा, कहीं ना कहीं बॉम्ब गिरेगा, ये तो कंफर्म था। तो हम एवरी मतलब वो पढ़ना भी नहीं आता था? पढ़ना भी कहाँ था, पढ़ना फिर सब ने लाइक गिव अप किया था, क्योंकि क्या पढ़ते वहाँ पे, वो इतने प्रेशर था सबको। मेन चीज़ सबको थी कि एक तो अपडेट्स देखना कि वॉर पे कि क्या हो रहा है, और दूसरा था कि घर वालों से कोई कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि मेजोरिटी को पता था कि घर वाले बहुत टेंशन में हो जाएंगे। इंटरनेट बंद था, हाँ, सोशल मीडिया सब कुछ बंद था। बंद था, है ना? जब हाँ, इंटरनेट ही बंद था तो सोशल मीडिया हाँ, क्या वही करेगा? ना। फिर मुश्किल से कुछ लोगों को हो गया था कनेक्ट, उसके वजह से बाकियों को भी हो रहा था कनेक्ट। तो वो जो था रश कि कोई इंटरनेट कनेक्ट हो ना हो किस तरीके से, उसकी वजह से सबका मेंटल दिमाग था उधर ही, और वो भी था कि हम निकलेंगे कहाँ से, निकलेंगे कैसे, तो सारा ध्यान उसी पे था। पढ़ाई वहाँ पे बहुत हो ही नहीं रही थी। अच्छा, इंटरनेट कब बंद हुआ था? जो ही स्ट्राइक हुए थे 28 फरवरी लगभग 12:30 सुबह के, इंटरनेट इंटरनेट ब्लैकआउट? ब्लैकआउट सीधे। तो एटलीस्ट वहाँ पे बोल रहे थे रिपोर्ट्स बाद में कि एटलीस्ट लाइक शायद 4% ऑफ ईरान को इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। 4%? हाँ, फिर वो लेटर डाउन टू 1% हुआ था। अच्छा, जो न्यूज़ थी आप तक पहुंचती थी, आपको कैसे वो मालूम था कि ये न्यूज़ ये यहाँ वो आया? वेल मेनली वहाँ पे जो थे ईरानियन का जो नेशनल इंटरनेट कनेक्शन है वो तो चल रहा था, उसको कोई इशू नहीं थे। जब इंटरनेशनल न्यूज़ ये इंटरनेट था वो सारा ब्लॉक था, तो वही जो कुछ बच्चों को VPN चल रहा वहाँ पे, उसी कनेक्शंस पे कुछ को चला वहाँ पे कुछ, तो वहाँ से हमको मिल रही थी न्यूज़, बट वो भी बहुत मुश्किल था। कभी कभार कनेक्ट होता था 1-2 घंटे के लिए पूरे दिन में। चीज़ें कितनी महंगी हुई थी उस दौरान? बहुत, एटलीस्ट 20% तक तो इंक्रीज़ हुआ था, स्पाइक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। 20%? हाँ, जो दूध हमको पहले मिलता था लाइक अराउंड 40 रुपीज़ तक, वो बन गया फिर 60, फिर बन गया वो 70 एक बोतल उसकी। इतना महंगा? इतना महंगा। अच्छा,
अब बात करते हैं कि जब आप अपनी फैमिलीज के साथ कनेक्ट होते थे, उनके साथ बात करते थे, उनको क्या कहते थे? इतना तो कहते थे कि हम ठीक है यहाँ पे, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, चीज़ें यहाँ पे बाउंस वाउंस गिरे हैं, बट फिलहाल के लिए हम तो सेफ हैं, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। फैमिली को वॉर की फुल सिचुएशन आप बताते थे? यस, मैं पर्सनली मैं बताता था सारा, क्योंकि जितना वो जानते थे उतना उनको पता था कि क्या कितना सेफ है कितना अनसेफ है। जो बाकी स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स थे, कुछ बचे थे जिन्होंने घर वालों को कुछ मैं तो बोला अपनी ही नहीं। कज़न की बात करूंगा, वो भी वही था। तो उसने कुछ बोला नहीं। हाँ, जिन्होंने आपको रिकमेंड किया, हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ यहाँ सब ठीक है। इवन कि मैंने देखा भी और सुना भी, न्यूज़ आई थी कि उर्मिया में जो एक मिज़ल गिरा था, और कश्मीर का एक स्टूडेंट है, वो बेचारा बोल रहा था कि हमें यहाँ से निकालो, हम निकलना चाहते हैं। और यहाँ के पेरेंट्स ने भी जो है ना प्रोटेस्ट किया था उस बार में। और फिर मैंने उसको फ़ोन किया, इसने कहा कि नहीं यहाँ सब ठीक है। करता भी क्या, अगर उसने सोचा कि अगर मैं घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले पैनिक हो जाएंगे, फिर पैनिक होने से फिर होता ही क्या होगा। और आपको तो मालूम है कि यहाँ हमारे जो माएँ हैं, जिनसे ज़्यादातर हार्ट पेशेंट है, वही तो मसला है ना कश्मीर में, ये सब मसलो मसाइल है। तो उस बेचारे ने ये कहा कि अब मैं इनको क्या बोलता है कि यहाँ कितनी हालत खराब है, और पता भी नहीं था कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे। बेटर है कि बोले कि सब कुछ ठीक है, फिर अगर निकलते तो तभी बोलते सारे। और जब सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही थी, फिर कैसे आप इवैक्यूएट हुए वहाँ से? आप थ्रू अजरबैजान हुए कि आर्मेनिया हुए? आर्मेनिया के थ्रू। सो इवैक्यूएशन प्रोसेस हुआ था स्टार्ट। उन्होंने बोला था कि आप लोग अपने टिकट्स बुक कीजिए और फिर एक लिस्ट बनाए किन 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 को निकलना है, और उनका PNR नंबर साथ में हो जाएगा टिकट का, तो उसी बेसिस पे हम आपको वीज़ा देंगे जी। तो वही था, स्क्रैम्बल था कि टिकट्स पहले बुक करेंगे। वहाँ पे पहले हमको सबसे मुश्किल जहाँ तक मुझे लगता है वो था वही टिकट्स बुक करने में, क्योंकि बार बार कोई ना कोई न्यूज़ आ रहा था जिसकी वजह से लोग थोड़े होपफुल हो गए थे कि क्या पता इवैक्यूएशन हो जाए। पहले था कि राहुल गांधी बात करेगा, इसके बाद फिर जो रोहेला साहब MP रोहेला साहब, वो भी बोल रहे थे कि वो इस पार्ट को ब्रिंग अप करेंगे। फिर बोल रहे थे जयशंकर के साथ मीटिंग होगी, तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे बोल रहे थे कि नहीं नहीं रुको, तो उसकी वजह से उनको थोड़े डाउट्स हो रहे थे कि क्या पता शायद सच में कुछ हो जाएगा, फिर जो हमने टिकट बुक की थी उसका क्या हो जाएगा। वहाँ पे कि यहाँ पे भी न्यूज़ आई थी कि कोई DC कमीशन बोल रहा था कि हम करेंगे बच्चों को इवैक्यूएट, तो उसके लिए डिटेल्स चाहिए, तो उसकी वजह से बहुत ये हो गई थी वहाँ पे अफरा तफरी हो गई थी। हाँ, इन दी एंड फिर सब जो लोग तंग आ गए थे इससे, जो सच में निकलना चाहते थे, तो उन्होंने बोला था कि देखो अपने पैसों से ही निकलते हैं, अपने पैसों से निकलेंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये करेंगे उनको बाद में इवैक्यूएट, जब करेंगे तब हम निकलेंगे अपने पैसों से। तो फिर हमने वही बोला था एम्बेसी को। एम्बेसी ने बोला था ठीक है, तो कितने बच्चे हैं, हम लोग को एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट दे दो PNR नंबर के साथ, हम उसी हिसाब से आप लोगों के लिए बसेस अरेंज करेंगे और उसी हिसाब से आप लोगों को वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे। तो फिर फाइनली 10th को सब लगभग सब उन्हें बुक की थी। एंड लेकिन प्रॉब्लम हुआ था PNR में, क्योंकि कुछ बच्चों को PNR ऑन होल्ड आ रहे थे, तो इसकी वजह से एम्बेसी ने फिर दिया था कि 12th को तुम लोग सारे निकलोगे। तो फिर सुबह 10 बजे लगभग ऑन 12th मार्च सब निकले थे वहाँ से टू आर्मेनिया। 14 घंटे हम थे रास्ते में ही, पहले 7 घंटे हम थे। फ्लाइट आप लोगों ने ईरान से ही ली? हाँ, हमने घर वालों को फिर कुछ ने बोला था, कुछ ने जो लेकिन ईरान में तो फ्लाइट सब कैंसिल हो गई थी ना? हमने ईरान से कहाँ फ्लाइट की, हमने आर्मेनिया से। हाँ, आर्मेनिया तक आप बस से गए? हाँ। ओके। कितने किलोमीटर से वहाँ? लगभग 8 घंटे का सफ़र था। 8 घंटे का सफ़र है। फिर वहाँ पे बॉर्डर पे भी कुछ मसला हुआ था बच्चों को, तो वहाँ पे हमको रुकना पड़ा और 8 घंटे। फिर रात के 2 बजे ऑन 13 के 2 AM हम निकले थे फिर बॉर्डर से। एंड फिर हम पहुँचे थे लगभग 12 बजे, शायद 12 या 1 बजे रात के, नहीं 1 PM। अच्छा। हम पहुँचे थे दोपहर के आर्मेनिया, फाइनली येरेवान में। फिर वहाँ पे भी हमको एक होटल या इन प्रोवाइड किया गया था, तो वो भी अपने पैसों पे ही सारा। एंड फिर वहाँ पे 2 दिन रहे थे, तो कुछ लोगों को 14th पे टिकट्स थी, कुछ लोगों को 15th पे फ़्लाइट थी, तो उसी हिसाब से लोग निकले थे अपने अपने टाइम पे। मसला एक हुआ था उसके बाद भी, क्योंकि पहले जो हमको बुक करने थे टिकट्स वो थे थ्रू मॉस्को, वो था बहुत डायरेक्ट फ़्लाइट, 11 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता। मसला लेकिन हुआ था कि वो भी टिकट्स बहुत महंगी हो गई थी, ऑलमोस्ट 70,000 हो गई थी क्रॉस, तो बहुत बच्चों को मुश्किल हो गई थी। फिर दूसरा वहाँ पे आया था थ्रू दुबई, तो सब ने वही थ्रू दुबई बुक की थी वहाँ पे। अब कुछ को 14 पे था, कुछ को 15 पे था, कुछ को थ्रू मुंबई था, कुछ को थ्रू दिल्ली था। तो इन दी एंड फिर क्या हुआ था, मेरा तो थ्रू मुंबई निकला था।
तो ऑन 15th में निकला फिर मुंबई के थ्रू। जिनका तो दिल्ली था उनको थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि अब वो रुके थे वहाँ पे एयरपोर्ट के पास ही एक अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। तो उसकी वजह से आर्मेनिया में नहीं, आर्मेनिया दुबई में, अच्छा दुबई में जो वो रुके हुए थे उसकी वजह से उनको और 14 आवर्स रुकना पड़ा। मैं तब तक घर पे पहुंचा गया था, वो अभी भी एयरपोर्ट पे थे दुबई में। उनको वहाँ पे ड्यूटी फ्री लाउंज पे रखा था, खाना वाना दे रहे थे, बट बहुत मुश्किल हुआ था फिर। जब घर वालों ने आपको देखा तो क्या मैं चोरी घुसा था। मोमेंट कैसा था? मैं चोरी पहले अंदर घुसा था, उनको क्यों? पता भी नहीं था, वो सरप्राइज देना था। अच्छा, फिर जब दिया था तो सब उछल के हग्स वग्स किए थे वहाँ पे। ऑब्वियसली बंदा उनका बेटा वॉर सिचुएशन से वापस आया तो होगा ही वो, वरना मामा बोल रही थी मुझे कि उसको बहुत टेंशन थी, वो रात को अच्छे से सो नहीं पा रही थी, पूरे दिन रात वो सिर्फ न्यूज़ देख रही थी कि क्या उधर था कि इवैक्यूएशन हो जाए ना हो जाए। तो उसकी वजह से इसको टेंशन बहुत था। जो ही उसको पता चला कि हम आर्मेनिया सेफली पहुंचे हैं, फ्लाइट वगैरह है, तो लगभग 90% जो टेंशन थी वो निकली थी उसकी। अच्छा, ये बता दो मुझे, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको लगा नहीं भाई अब तो टाइम आ गया है अब तो हाँ, एक तो था मोमेंट वहाँ पे कि हमको एक हॉस्टल के लगभग 300-400 मीटर दूर एट बेस्ट वहाँ पे एक टारगेट उनका कोई जी। तो तब मैं चाय बना रहा था, रात के थे शायद 1 बजे, नींद नहीं आ रही थी तो मैं चाय बना रहा था। अब मेरे रूममेट ने बंद किया था खिड़की, तो मैंने इसको बोला था गर्मी हो रही है खिड़की खोलो। जो ही उसने खिड़की खोली, वहाँ से हमको एक मिसाइल की विसल आई थी कि गिरने की आवाज़, और वहाँ पे धमाका हुआ था। इतना वो बहुत डरावना था। अंदर से वो सारा वो जो है ना ऑर्गन्स फील हो रहे थे कि कैसे उसके शॉक वेव श्योर हुआ था सब कुछ। बहुत। जो लोग बैठे थे उसके डायरेक्शन में जहाँ पे मिसाइल गिरी थी, कुछ लोगों को बोल रहे थे कि उनके कान बजने लगे थे क्योंकि बहुत लाउड था और बहुत पास था। वैसे ही 2-3 स्ट्राइक्स और गिरे थे उसके बाद, तब पैनिक बहुत था, लोगों को बहुत पैनिक हुआ था। उसके बाद वो सारे बैग कर रहे थे कि हम निकलें यहाँ से, जो भी हो जाए हम निकलें यहाँ से। क्योंकि जहाँ तक फिर बाद में पता चला कि हमारे डॉम के बिल्कुल पास पे भी, वहाँ पे भी एक और कोई आर्मी कैंप था कि कुछ आर्मी बेस, हाँ आर्मी बेस थी। तो वो बोल रहे थे कि वो भी शायद टारगेट हो सकता था, और वो बिल्कुल एक नेबर था हमारा, बहुत ही पास। तो उसकी वजह से बहुत लोगों को टेंशन हो गई थी कि अगर वो इतना पास हमारे गिरा था तो अगर इस पे अटैक करेंगे तो हम बचेंगे कोई नहीं। ज़्यादा आर्मी बेस पर अटैक कर रहे थे कि सिविलियंस पर? नहीं, ज़्यादा वो बोल रहे थे आर्मी बेसिस पे या पुलिस स्टेशन या कुछ ऐसे, बट ऑब्वियसली वहाँ पे सिविलियन एरियाज भी तो पास में थे। जो वहाँ पे वो गिर गया था हमारे पास में, जब हम गए थे उसको देखने कि डैमेज कितना हुआ था, तो पास में भी जितने भी बिल्डिंग्स थे लगभग सबको कोलैटरल डैमेज आया था। ये सहरी करने के बाद हम तब भी नहीं सोते थे, एंड बाहर जब घूम रहे देखते थे कि वहाँ पे ऊपर से ट्रेल्स दिखती थी, जेट्स की आवाज़ आ रही थी कि जेट्स घूम रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत लोग शेकन अप थे। ऑब्वियसली जो आपका मेंटल पीस है वो भी ख़त्म हुआ सारा होगा। ख़त्म, सारा लोग बहुत ख़त्म थे तब, कुछ करने को भी नहीं था वहाँ पे, बस यही टेंशन थी कि हम निकलेंगे कब यहाँ से। और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई पढ़ाई होगी। तो उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, जो ही लगा था कि कुछ गिर रहे मिसाइल, तभी तो सबने छोड़ा है। सबसे खतरनाक क्या लगा आपको, सबसे डेंजरस क्या लगा आपको ड्यूरिंग वॉर? ड्यूरिंग वॉर यही था कि मिसाइल हमारे पास कहीं पे भी टाइम पे गिर सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ना हमको कोई प्रॉपर लोकेशन थी, ना कोई सेफ स्पॉट था, ना कुछ। बिल्डिंग के अंदर ही थे वहाँ पे, एंड हमारे इर्द गिर्द हर जगह बिल्डिंग ही थे, तो मिसाइल अगर गिरता तो बहुत डैमेज होता। जब वो बच्चियां शहीद हुई, शायद 170 बच्चियां थी, जो जब उन्होंने ईरान के स्कूल को अटैक किया था, तो ईरान में क्या सिचुएशन थी तब? ईरान में जो सिचुएशन थी, आई मीन अगेंस्ट यूएस तो लगभग सारे हो गए थे। एंड अगर मैं खुद के डॉम की भी बात करूँगा तो सब बहुत जज्बाती हो गए थे इस मामले को लेकर। बहुत सपोर्ट था उनको अगेंस्ट यूएस। वो चाहते ही थे कि जो ईरान है वो दिखाए यूएस को कि ये जो बात है ये जो गलत है। सारा इलीगल वॉर स्टार्ट किया था, जो अनजस्टिफाइड अनवेयर वॉर था, उसमें उनको हराए। तो बहुत सपोर्ट हमारी तरफ से था ईरानियन गवर्नमेंट के लिए, और वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बेचारे बच्चों के साथ जो हुआ। ऑब्वियसली बच्चों को मारना कैसी बहादुरी है, ये तो सीधी सी बात है, वो बुज़दिल है। और जो बुज़दिल होता है, जो कातिल होते हैं, वही बच्चों पर जो ना अपना जुल्म चलाते हैं, और ख़ासकर औरतों पर। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, वो दिखाते हैं कि ईरान के जो लोग हैं वो भी अब बोलते हैं कि भाई हम रिजिम चेंज करना चाहते हैं यहाँ।
यहाँ जो है ना वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, यहाँ जो है ना वो वही जो अभी हमारे कंट्री में हो रहा है या अलग कंट्रीज में हो रहा है, तो क्या लगता है वो लोग उनके साथ है या? इतना तो पता है कि अब जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लगभग 90% तो होंगे साथ ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अनजस्टिफाइड था उनके खिलाफ। एंड इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट वगैरह जो थे वो उनके साथ भी थे ही नहीं, क्योंकि जो हमारे उर्मिया में थे प्रोटेस्ट बहुत कम हो रहे थे, लोग बहुत कम नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो जितने बाकी लोग थे वो बोल रहे थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे, वो हमको ही जब हम पूछ रहे थे उनको कि आपको क्या लगता है इनके बारे में जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो वो बोल रहे थे ये सारे जो है ये वो बच्चे करते हैं जो 20 में है 20s में, जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है गवर्नमेंट के बारे में, डीलिंग्स के बारे में। उनको सिर्फ इतना है दिमाग में कि हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है। वरना वैसे देखेंगे जो भी सारी वर्किंग क्लास थी वो सारे गवर्नमेंट के साथ थे, वो सारे घर पे ही बैठे थे और प्रोटेस्ट में तब कोई पार्ट नहीं ले। बोला जाता है जो वहाँ की जेनजी है वो उसके अपोजिट थी, गवर्नमेंट के हाँ, अपोजिट उनको थी। क्योंकि वो था थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है, तो उसकी वजह से वो बोलते थे कि नहीं हम चाहते हैं कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कुछ अच्छा सा वैसे, तो हमको ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, टू ऑप्रेसिव है, वो वैसी चीज़ें बोल रहे थे। बट जो भी वर्किंग क्लास थी वहाँ पे, जो लोग बोल रहे थे कि हम समझदार हैं, हम समझते हैं चीज़ें, उनके हिसाब से रिजीम जो है था वो बहुत उसके साथ सपोर्ट में थे। और आपने बताया कि जब हम निकले वहाँ से, मतलब हमें बोला गया कि पहले राहुल गांधी बात करेंगे, फिर एमपी रोहिल्ला साहब बात करेंगे, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा था कि हम इनको कैसे लाएं वापस, और किसी ने हमें लाया नहीं। तो डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं लैक हो रहे थे इन सब चीज़ों में कि इन बच्चों को वापस लाए? इट्स नॉट ओनली इन कश्मीर के स्टूडेंट्स थे वहाँ, ऑलमोस्ट पंजाब के भी होंगे, दिल्ली के भी होंगे, मुंबई के भी होंगे, लखनऊ के भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो उनको वापस लाना ये कहीं ना कहीं इनका एक वो प्रायोरिटी इन्होंने नहीं दी इस चीज़ को। क्योंकि जहाँ तक हम अगर देखेंगे इसको लॉजिस्टिकली तो बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि जगह इनके लोग जो थे वो सिर्फ एक ही जगह ईरान में नहीं थे, वो सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में थे। और ऑब्वियसली वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ के भी लोग थे वहाँ पे तो तादाद ज़्यादा थे, तो उनको भी अगर आसानी जहाँ पे हो रही थी निकालने की तो वहाँ से तो ऑब्वियसली वो करेंगे इस पे फोकस। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ तक मुझे लगता है पहले उनको प्रायोरिटी दी गई थी, और जो ईरान में थे एक तो वहाँ पे मुश्किल थी मोबिलाइजेशन को, क्योंकि वो कंट्री तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अगर बच्चों को निकालना था या तो उनको या तो कोई लैंड बॉर्डर से निकालना था या तो उनको बाय एयर निकालना था। एंड जो तादाद थी लोगों की लैंड बॉर्डर से निकालना वाज लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल था। बाय एयर तो उन्होंने वो फ्लाइट्स कैंसिल कर रही थी। वहाँ पे बस एक जगह थी, वो मशहद था जो तुर्कमेनिस्तान के साइड पे है, वहाँ पे आसानी होती है एयर के थ्रू निकालना, क्योंकि वो 15 मिनट के अंदर एयर स्पेस के बाहर निकलता है। सो वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी थी। लेकिन वहाँ पे अदर स्टूडेंट्स वहाँ पे जो ज़ियारत करने आए थे वहाँ पे वो भी लोग थे, तो उनको भी निकालना था पहले, तो उनके साथ साथ भी लोग उनको निकाल रहे थे। बट जो बच्चे थे उनको अगर वो बैठ सकते थे 200-300 बच्चे, उनको वहाँ पे बिठाया गया था अंटिल फर्दर नोटिस। फिर उनको भी बताया गया था कि आप लोग आर्मेनिया के थ्रू भी निकल सकते हो, उनके लिए बसेस भी प्रोवाइड किए गए थे। एंड इन दी एंड वो भी हमारे साथ ही निकले, फिर अज़रबैजान में फंस गए। हाँ, वो उसी बॉर्डर पे वो वहाँ पे स्टक है, क्योंकि उनको निकालना वहाँ से मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ वो अब अज़रबैजान जो है वो लिमिट कर रही है कि कितने बच्चे निकल सकते हैं वहाँ से। आर्मेनिया ने सबको निकाला था एक ही टाइम पे, तो हमारे लिए वो उस हिसाब से वो आसान था। बट फिर जो प्रॉब्लम हो गई थी हमको बाद में था कि फ़्लाइट्स जो है वहाँ से थोड़ा टाइम लगा था, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे प्रेफर करे थे अज़रबैजान को। अब जब अज़रबैजान ने सडनली रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि कितने लोग निकल सकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी भी जो पेरेंट्स है वो बोल रहे कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं अज़रबैजान में, तो वहाँ पे हमको ईद ही नहीं मन रही है क्योंकि हमारे बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए बुरा लग रहा है। अभी भी फंसे हुए हैं अज़रबैजान में? हाँ, अभी भी फंसे हुए हैं, वो अभी भी आ रहे हैं कुछ पेरेंट्स ग्रुप में कि हमारे बच्चों को क्या हो जाएगा, वो अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको किस तरीके से निकालेंगे। तो दैट मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर जो हमारे इसके एमपीज़ एड्स जो है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज सिचुएशन ही वैसी थी। टाइम लगता है इस चीज़ में, टाइम तो लगता है, लॉजिस्टिकली भी मूव करना इतने सारे बच्चों को, ये आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हम तो ऐसे ही ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट बच्चों को नहीं लाती है ना। पर अगर देखेंगे इसको लॉजिकली, लॉजिस्टिकली कि इनको किस तरीके से कैसे कैसे निकालना है, उसमें कितना प्रोसेस क्या होगा उसका, उस हिसाब से समझ भी सकते हैं कि उनको क्यों इतना टाइम लग रहा था। लेकिन क्या है कि जब इंसान इमोशनल होता है, घर वाले पैनिक होते हैं, तो यहाँ से वॉर लाइक सिचुएशन है, आपको मालूम नहीं कि अभी तो आप जिंदा
जाओ हाँ 10 मिनट के बाद क्या कुछ पता हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। तो तब ये सब चीज़ें जो है ना ड्रास्टिकली हाँ। आता है अंदर से कि भाई नहीं हाँ हमें निकालने चाहिए। desperation होती है हाँ, कि निकलना चाहिए निकलना किसी भी चाहिए, तरह। जिम्मेवारी है इनकी, लेकिन इनको भी बहुत सारा देखना पड़ता है। हाँ तो मुझे एक बात बताओ लास्ट में कि अगर इस चीज़ पे आप ये फुल सिनेरियो देखोगे, वहाँ से आना यहाँ से, तो क्या टाइटल दोगे इस चीज़ का? विक्टिम्स ऑफ वॉर। विक्टिम्स ऑफ वॉर। हाँ जब आप घर आए, फिर आप घर वालों से मिले, रिलेटिव्स से मिले, तो क्या खुशी थी जब आप खासकर इंडिया वापस आए? तो वो खुशी कैसी थी? जो ही हमने जब लीव किया था एयरपोर्ट को दुबई वाले विदाउट एनी इश्यूज, और जब हमने लैंड किया था मुंबई एयरपोर्ट पे, तब हमको बस एक चीज़ दिमाग में था कि बस अब हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है हमको यहाँ पे, हमको बस घर पहुँचना है हमको। उसके बाद जो सांसें हम ले रहे थे विद लाइटर चेस्ट, जो हमको दिमाग पे जो सारा टेंशन था वो निकला। दो वो सिर्फ 30 मिनट्स तक लास्ट हुआ था, क्योंकि जब हम बैगेज क्लेम करने पे आए वहाँ पे रिपोर्ट्स आए थे कि न्यूज़ आई थी कि दुबई के जो एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे भी स्ट्राइक हो गए थे, और हमारे जो बाकी बच्चे थे, जो हमारे दोस्त फंसे हुए थे वहाँ पे, वो भी टेंशन हो गई थी उनके कि वो कैसे अब निकलेंगे वहाँ पे, क्योंकि बोर्डिंग तो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे, उनको भी निकालने वाले थे, फ्लाइट उड़ने वाली थी। तो उसी टाइम अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा टेंशन था कि अब इनके जो हमारे दोस्त वगैरह वो फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे। फिर इवेंचुअली घर तो पहुँचे, और वहाँ पे भी वो भी निकले वहाँ से। तो जो ही वो सब हुआ था क्लियर कि सारे घर आए थे अच्छे से, सब कुछ लग रहा था कि ठीक होगा, ठीक हो गया अब सब है। फिर जो ही मैं नींद की थी लगभग 15 घंटे की, घर आके वो दिखा रहा था कि खुशी कितनी थी। अच्छा, आपकी खुशी नींद में ही हो गई? नींद में थी। बिकॉज वहाँ तो नींद कर ही नहीं सकते थे ना, बिकॉज वहाँ अफरा तफरी थी हर बहुत जगह। अफरा तफरी थी। एट लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन हम वार्ड में थे, दे रहे थे, लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया था, उसी टाइम पे गिर गए थे बॉम्ब्स, और उसी हफ्ते के अंदर हमने देखे थे ऐसे एक्सप्लोजन जो लगा ही नहीं था कि दुनिया में ज़िंदगी में कभी देखेंगे। जो वॉर्स मिडल ईस्ट में थे, लग रहा था वो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, कितने हज़ारों मील दूर है, वो हमारे पास में ही हो रहा था, हम उसके थ्रू गुजर रहे थे। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, एंड यू नेवर नो कि क्या हो सकता क्या है। होगा कल? हाँ, एंड बी थैंकफुल टू अल्लाह। यस, दैट्स अ बिग ग्रेटफुलनेस थिंग। बहुत बड़ी है। पहले हमको था वहाँ पे थोड़ा रिग्रेट था, क्योंकि पहले लगा था कि अगर हम अज़रबैजान के थ्रू जाएंगे, वहाँ पे टिकट्स थोड़ी सस्ती थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थे, तो पहले उसका था थोड़ा कि अगर हम वहाँ से बुक करते, अगर हो सकता था वहाँ से। वो रिग्रेट बाद में आया था कि थैंकफुल हुए थे, क्योंकि वो हुआ ही नहीं था। फिर वहाँ से हम घर पे है, और कुछ बच्चे वहाँ पे बेचारे फंसे हुए हैं, अभी स्टक है। हाँ, दूसरा था कि दुबई के बाद हमको मुंबई फ़्लाइट मिली थी, तब भी था थोड़ा कि हम दिल्ली डायरेक्ट क्यों नहीं गए थे, मुंबई से अब जाना है दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। फिर जब मुंबई आए थे, पता चला कि दिल्ली पे भी हुआ था, दुबई पे भी हुआ था, तो उनको 14 आवर्स ओवर स्टे करना पड़ा। तो ऐसी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे पहले लगता नहीं है कि हमको ग्रेटफुल होना है, रिग्रेट्स रहते हैं। बाद में फिर पता चलता है कि इन दी एंड जो अल्लाह ताला चाहता है, जो प्लान बनाया है, वो हमारे लिए बेस्ट होता हाँ। है, जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अभी तो आप ऑलमोस्ट जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा तब तक तो आप यही हो, है ना? और कभी ऐसा फील होता है कि रिग्रेट, यार ईरान में एडमिशन करके पछताया? वो वॉर होने से पहले ही था रिग्रेट। फिर क्यों आपने किया वहाँ एडमिशन? क्योंकि एक तो पहले मेरा जो वहाँ पे दोस्त था वो जा रहा था, एंड वहाँ से लगा था कि एक अच्छा है मौका, क्योंकि बाकी जो थे, एक तो बांग्लादेश जहाँ का मुझे लगता है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके हिसाब से इट वाज़न्ट गुड अनलेस आपको एक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए वहाँ पे पढ़ने के लिए। एंड जो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे वो बोल रहे थे कि अच्छा जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे पढ़ाई करना। बाकी एरिया जो थे वो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ पे बोल रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है पढ़ाई की, एंड वहाँ पे थोड़ा मुश्किल वो उस हिसाब से है कि वहाँ पे ज़िंदगी रहना वगैरह वगैरह। तो ईरान हमारे लिए लगा था कि ठीक होगा। वी weren't एग्जैक्टली श्योर कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, कि वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कैसी होगी। तो फिर जब पहुँच के वहाँ पे आए थे, तो तब तक लगा था कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे मेन जो सबसे बड़ी बैरियर जो वहाँ पे बन गई थी वो थी लैंग्वेज की। अच्छा, वहाँ पर्शियन ज़्यादा? हाँ, वो पर्शियन में ही था वहाँ पे ज़्यादा। बातें जो होती थी, क्लासेस तो वो करते थे इंग्लिश में, लेकिन उनकी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो इन दी एंड हमको रिलाई करना पड़ा खुद पे ही। तो फिर जब हम पहुँचे वार्ड पे, वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनको फ़ारसी करनी पड़ी, उनके साथ सीखना पड़ा, तो तब लग रहा था बहुत मुश्किल है ये। आपको फ़ारसी आती है? बहुत कम आती है। थोड़ा बहुत भाई. اسمي ملموسة است من 21 سال است و أهل هند هستم و من زندگی با هند यार
बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। चलो वैसे ठीक, तो तब इनफ्लो हो सकता है बट हाँ ऑब्वियसली हाँ अभी मुझे कश्मीरी आ रही है ज्यादा दिमाग सही, में। बिकॉज अभी कश्मीर में है हाँ। वहाँ। अच्छा, रिग्रेट भी है आप लोगों को हाँ? हाँ, regret या है। ऐसा भी होता है कि बांग्लादेश एक्सपेंसिव होता है और ईरान बहुत ही लोएस्ट में होता है। शायद कुछ बच्चों को हो सकता था ऐसे। अभी तो आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, हाँ, वो 6 तो कर महीने लेंगे तो अभी। आपको फुल सेल्फ स्टडी, या मतलब जब तक ये वॉर चलेगा हाँ, तब तक तो यहीं आपको पर सेल्फ सब- स्टडी हाँ, करनी है। फिर उसके बाद देखेंगे जब हालात ठीक होंगे, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आपको वहाँ हाँ। वो बुलाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, आपसे अच्छा लगा बात करके और हमें इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने भी ये पॉडकास्ट देखा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट में ही कहूँगा कि खुश रुजू, खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।